कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब जो शिफ्ट आता जा रहा है वो दुबई की तरफ आता जा रहा है। इंडिया में भी अब किसी से बात करते हो कहता है यार पैसा लगाना है तो दुबई इन्वेस्ट कर दो। मेरे हिसाब से दुबई इज गुड, लेकिन 1-2 करोड़ लेके आप दुबई जाने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम शार्क टैंक्स आते हैं कि जहाँ पे वो किस तरीके से पैसा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो एंजल इन्वेस्टर्स बन चुके हैं। तो किस तरीके से एंजल इन्वेस्टर काम करता है। एक साल में आपने 10 लाख रुपए लगाए, 1 करोड़ रुपए बना लिया। अगर आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आ जाए ना तो आप पैसा कमा सकते हो। कोई ऐसी 5 ट्रिक्स बताओ जिससे आपका जो बिजनेस है जो ट्रेडिशनल वे से चल रहा है वो ऑटो मोड पे ही चला जाए। देखिए होता क्या है कि हमें ना स्पेशलिस्ट हायर करने पड़ते हैं हर चीज के लिए। आप बड़ी कंपनीज में जाओगे, वहाँ पे एक सीईओ होगा। इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज्यादा होती जा रही है। मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम, यूट्यूब दोनों पे कि इसकी रीच को बढ़ाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। कि उनके साथ क्या है कि वो कोई ऐसा कंटेंट तो दे नहीं रहे जो किसी के काम आ रहा है, वो तो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। कोई ऐसे 2-3 बिजनेस आइडियाज जो आपके माइंड में हो कि जिनको एक एज अ न्यू कमर उनको ये करना चाहिए। 2 चीजें है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, दुनिया में जिसका मर्जी नाम ले लो, आप धोनी की बात कर लो, किसी के पास कोई हायर स्टडीज नहीं है, उनके पास हायर स्किल्स है जो उनकी खुद की है, चाहे पॉलिटिकल स्किल हो चाहे क्रिकेट की स्किल हो। जब जॉब से कोई इंसान शिफ्ट करता है उसको बिजनेस में फेलियर मिलता है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए फेलियर आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा जो आईफोन खरीदने के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि आईफोन खरीदूंगा तब मैं ब्रांड दिखाऊंगा कि मैं मेरे पास ब्रांड है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपकी सैलरी 35,000 रुपए है और आप आईफोन जाके खरीद लो तो तभी लोग मजाक बनाएंगे, ना मानेंगे कि ये रियल है। और अगर आप खुद ब्रांड हो और आप एक लोकल फोन भी पकड़ लोगे तो भी लोग उसको ब्रांड समझना शुरू कर देंगे। तो बहुत मजा है। Hey guys, welcome back to our show Coffee Unfiltered. डिफरेंट गेस्ट आ रहे हैं हमारे शो पे और बहुत सारा ढेर सारा प्यार आप लोगों से मिल ही रहा है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई हमारे पास पैसा है लेकिन इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि हम भी एक बिजनेस फैमिलीज से हैं। आज भी फैमिलीज में जो बिजनेस फैमिलीज हैं बहुत ही ट्रेडिशनल वे से बिजनेस को देखा जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा गेस्ट लेके आया जाए जो हमें बता सके कि बिजनेस अच्छा चल भी रहा है तो उसको ग्रो कैसे किया जाए। जो लोग बिजनेस स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, उनको डर लगता है, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस मार्केट में, और या फिर जो ये कंपटीशन रहता है ना कि यार जॉब ही ठीक है, हम सेफ रहते हैं लाइफ में कि पैसा हर महीने हमारे अकाउंट में आ जाता है। इस माइंडसेट को भी चेंज करने के लिए मुझे लगा कि हमें उस गेस्ट से डिस्कस करना चाहिए। सो आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल है। ये स्पेशली कम फ्रॉम यूके, इंडिया से हैं, बॉर्न एंड बॉट अप यहीं के हैं, लेकिन अभी सेटल्ड इन यूके हैं। ही इज़ अ करियर कोच, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, ही टेल्स अस दैट ऑल्सो, और एक एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं। अगर हमारा पॉडकास्ट पूरा आपने देखा तो क्या पता आपकी भी वो किस्मत इतनी अच्छी हो कि ये आपके लिए एक एंजल इन्वेस्टर बन जाए। सो गाइज लेट्स वेलकम गुरजीत सिंह जी ऑन आवर पॉडकास्ट कॉफी अनफिल्टर्ड। थैंक यू सो मच। मैनी थैंक्स आपकी इतनी सारी तारीफ करने के लिए। बहुत सारे लोगों के पास, जैसे कि आपने बोला कि लोगों को इन्वेस्ट करने का पता नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन उनको नहीं पता होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। आज अगर आपके पास 100 रुपये है तो आज उसकी कीमत 100 रुपये है, लेकिन अगर वो 1 साल आपके पास रहा तो उसकी कीमत 95 रुपीज़ हो जाएगी या 90 रुपीज़ रह जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हर साल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इंडिया में खास करके बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आज अगर आप पैसा लेके अपने अकाउंट में रख रहे हो या आप उसको बचा के रख रहे हो, अगर आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया तो एक टाइम ऐसा आएगा, आज से 10 साल के बाद उस पैसे की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तो दुनिया में लोगों के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको ये नहीं पता इन्वेस्ट कहाँ करें। लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन कभी बोलता है कि उसको सेल कर दो, लेकिन उसको वो सोचते हैं कि सेल करने के बाद वो पैसा मैं लगाऊंगा कहाँ के। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को ये पता होना चाहिए, और मैं लोगों को ज़्यादातर ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हाउ टू रोटेट द मनी एंड हाउ यू इंक्रीज योर मनी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिफोर वी स्टार्ट, जो ये आप एक्सप्लेन करेंगे हमारे को धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस के साथ, मैं जानना चाहूँगी कि आपका बैकग्राउंड और आपने कहाँ से पढ़ाई करी और कहाँ से ये करियर स्टार्ट हुआ। नॉर्मली अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं यूपी का रहने वाला हूं। छोटा सा शहर है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ होती नहीं है, तो इस वजह से मेरे को मूव करना पड़ा दिल्ली में मैंने काफ़ी दिन जॉब करी। यहाँ से मैं IIMS गाज़ियाबाद से मैंने MBA किया, और जॉब करते करते एक दिन मेरे को ये लगा कि क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा जाम होता था, घर से जाने में 2-2 घंटे लग जाते थे। और 2 घंटे जब लगे, एक दिन मैं शाम को जाते जाते मेरे को लगा मेरी तो पूरी ज़िंदगी से निकलेगी। मंडे टू फ्राइडे जॉब, देन 2 दिन की छुट्टी और उसके बाद आप दोबारा ख़त्म कहानी। तो उसके बाद मैंने जॉब सेम डे छोड़ी, और छोड़ने के बाद में मैंने अपने बिज़नेस शुरू करे। बिज़नेस में अप एंड डाउन आते रहे, तो क्योंकि उस वक्त मेरे को कोई ये बताने वाला नहीं था कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो, क्योंकि मैं जो जॉब बैकग्राउंड से इंसान होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। और पहली बात तो सबसे बड़ा डर होता है कि जॉब छोड़ेगा और बिज़नेस करेगा, वो चलेगा कि नहीं चलेगा।
तो उसके बाद जब मैंने बिज़नेस करा तो जब आपके सिर पे पड़ती तो आपको बहुत कुछ लर्निंग शुरू होती है। तो उस लर्निंग को करने के बाद में फिर मैंने ये सीखा कि मार्केट में इतना बड़ा गैप है और जो आप लर्न कर रहे हो आप लोगों को सिखाओगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, लोगों को हेल्प भी होगी और उन्हें पता लगेगा कि वो अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अभी 90% बिज़नेस जो है ना ट्रेडिशनल बिज़नेस चल रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि बड़ी कंपनी किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से कस्टमर को एक्वायर करती हैं, अपनी सेल कैसे इंक्रीज़ करती हैं, कॉस्ट कटिंग कैसे करती हैं, और जो आपकी बचत है वही आपकी कमाई है। बिल्कुल। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने भी एक हायर स्टडीज़ करी और आपने वो स्ट्रगल देखी कि किस तरीके से बिजनेस फ्लॉप भी होता है और स्टार्ट भी होता है। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हायर स्टडीज़ कि आप MBA करें, फिर उसके बाद भी आप PhD करें, उसमें कितनी इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पढ़ाई ना की जाए? पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई आपको वो करनी है जो आपके लिए रिक्वायरमेंट हो। सपोज आपको डॉक्टर बनना है तब तो आप बायो लो ना। अगर आप डॉक्टर बनना नहीं है और आप बायो लेके बैठे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप दुनिया में जिसका मर्जी नाम ले लो, आप धोनी की बात कर लो, भी आप सक्सेसफुल का नाम ले लो, किसी के पास कोई हायर स्टडीज़ नहीं है। उनके पास हायर स्किल्स है जो उनकी खुद की है, चाहे पॉलिटिकल स्किल हो, चाहे क्रिकेट की स्किल हो या किसी और चीज़ की स्किल हो। जिनके पास अपना एक स्किल है, और स्किल नहीं, माइक्रो स्किल। माइक्रो स्किल क्या होता है? माइक्रो स्किल का मतलब ये होता है कि एक जिम का कोच है, उसको आप सैलरी, अगर आप पैसे लेगा वो आपसे 15 से 2,000 रुपये लेगा आपको ट्रेनिंग करने के, और सलमान खान का 2 लाख रुपये लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना स्किल में माइक्रो कर लिया, उसने इतना एक्यूरेट कर लिया है कि वो आपसे 2 लाख रुपये ले रहा है और आप दे रहे हो, राइट। सो आपको अपने स्किल को माइक्रो स्किल तक लेके जाना है अगर आपको पैसे कमाने हैं। और अगर आपको ज़िंदगी में ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो जिस चीज़ में आपको ज़्यादा मेहनत सीखने में लगेगी उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा। तो आपने कब ये डिसाइड किया कि अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, अपनी जॉब छोड़ के? क्या सिचुएशन थी वो कि आपने बिजनेस में गए? जब मैं जॉब कर रहा था तो एक्चुअली हर आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हम लोग नॉर्मली जो जॉब कर रहे थे वो सोचते हैं हम एक दिन बिजनेस करेंगे, एक दिन बिजनेस करेंगे। फिर मैं एक दिन रेड लाइट पर खड़ा था तो मैंने देखा मैंने चारों तरफ, मैंने बोला इसमें से ख्वासा तो नहीं है कि जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ ये सारे लोग भी कहीं काम कर रहे, लेकिन ज़िंदगी तो उनकी भी चल रही है। और जो जॉब कर रहे थे उनके दिल में डर होता है कि मैं जॉब छोड़ दूंगा मेरा क्या होगा। तो बाकी दुनिया भी तो आपकी जॉब नहीं कर रही है लेकिन तब भी तो काम चल रहा है। तो अगर आप अपने आप को एक डर के अंदर ज़िंदगी काटोगे तो पूरी ज़िंदगी उसी में निकल जाएगी। कहीं ना कहीं तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी और एक्शन लेना पड़ेगा। बट जो फेलियर मिलता है, मतलब व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, जब जॉब से कोई इंसान शिफ्ट करता है और उसको बिजनेस में फेलियर मिलता है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, फेलियर आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। चाहे आप अपने बिजनेस, कैरियर, रिलेशनशिप, आप किसी भी जगह फेल होते हो तो वो आपको बहुत कुछ सिखाता है और फेल होने के बाद में भी सीखता है। आप जितने भी दुनिया में लोगों के बड़े बड़े नाम ले लो, आप जिसको आप बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस कहते हो, दे ऑल आर नॉट कि बिना फेलियर हुए उन्होंने अपने बड़े बिजनेस खड़े कर लिए। आपने ऐसा कौन सा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लेसन सीखा था? सबसे पहले अगर मैंने इन्वेस्टमेंट लेसन सीखा था, मैंने ये सीखा था कि आपको सबसे पहले अपने पैसे को इस पॉइंट पे ले जाके ग्रो करना है जो नॉर्मल से ज़्यादा हो। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखते हो तो आपको 4.5 से 5% इंटरेस्ट आएगा, राइट। और वही पैसे को अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो 8% मिलेगा, ठीक है। आप FD में डालते हो 7.5% मिलेगा। आप निफ्टी 50 में डालते हो तो आपको 12.5% मिलेगा, राइट। उसके बाद आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनीज, आपको लगता है कि दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी एवरीवेयर, तो आप क्या कर सकते हो, अपने पैसे को उनको दे सकते हो जो आपके पैसे को मैक्सिमम रिटर्न आपको चाहिए। अब उसके आपको क्या कैलकुलेशन चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपने बोला म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, तो ये जो डिफरेंस क्या है? मतलब लोगों को इनफैक्ट पता ही नहीं होता कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स है वो क्या होता है, लोगों को डिफरेंस तक नहीं पता होता। क्योंकि अगर फादर का प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो वो इंसान वही करता रह जाता है। तो इनमें क्या डिफरेंसेस है? मैं एक दिन ना निकल रहा था तो एप्पल था, तो मैंने बोला मैं इसका भी मालिक हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट का भी मालिक हूँ और मैं 2-4 बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी है उसका मालिक हूँ। तो मेरा आपने इमेजिन किया? इमेजिन, इट्स अ रियलिटी। अच्छा। तो मेरा दोस्त बोला कैसे, मैंने बोला मैंने इसके शेयर ले रखे हैं। तो लिटरली ऑन द अदर साइड की मैं तो उसका मालिक ही हूँ ना। तो शेयर, नॉर्मली शेयर मार्केट को दिस इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड कि शेयर आप ले रहे हो किसी कंपनी के तो आप मालिक ही हो रहे हो। तो जब वो कंपनी ग्रो कर रही है, अब एप्पल जैसी कंपनी है, अमेजोन जैसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है, ये मार्केट में ऊपर ही हो रही हैं, ये डाउन तो जाएंगे नहीं। अगर आप इनके शेयर लेते हो, जितना वो ग्रो करेंगे उतना आप ग्रो कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक। आप एक किसी के स्टॉक हो रहा है। कई लोगों को मिथ होता है कि मैंने स्टॉक खरीद लिया है, और वो कई लोगों, आप इंडियन में नॉर्मली 4 से 5% लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस में 54% लोग करते हैं। इतना डिफरेंस है? इतना डिफरेंस है क्योंकि लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है।
अगर आपको अवेयरनेस होगी तो अब आप अपने पैसे को ग्रो करोगे। लोग मेहनत में लगे पड़े हैं, लोग आपके पास जो है उसको डबल नहीं करना चाह रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको शेयर मार्केट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, उन लोगों के लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए सबसे सिक्योर गेम है म्यूचुअल फंड्स। अच्छा। एक्चुअली म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि सपोज आपने बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, आपने उनको अपना एक्स नंबर ऑफ अमाउंट दिया और वो क्या करेंगे, उनको पता है कि राइट मार्केट क्या है, जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके बैलेंस शीट वगैरह उसके बारे में सब कुछ उनको पता होता है कि आज 3 साल में लास्ट कितना ग्रो करा है, अगले 3 साल में वो क्या ग्रो करेंगे। तो वो लोग आपके पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करते हैं और आपसे 1% या 2% ले लेते हैं। सपोज वो उन्होंने आपको 16 या 17 और 80% कमा के दिया है और आपसे 1% ले लेंगे, बिकॉज उनके पास स्पेशलिटी है। जब हमें अगर बाल भी कटाने हैं तो हम एक बार्बर के पास जाएंगे, हमें किसी से खाना बनवाना है तो हमें शेफ के चाहिए। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप खुद नहीं कुछ कर सकते, तो बेटर आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को हायर करो और उनके थ्रू अपना काम करवाओ। ऐसी स्टॉक के लिए भी लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन चीजों में, या उसकी खुद की एक रीडिंग है? या दे आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक आल्सो। अच्छा, दे आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। और आजकल मैं देख रही हूँ कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसका क्या रीज़न है? मैं देख रही हूँ पहले इंडिया में भी हमारे बहुत स्कोप था, गोवा में लोग इन्वेस्ट करते, लेकिन अब जो शिफ्ट आता जा रहा है वो दुबई की तरफ आता जा रहा है। लोग मतलब अगर एवरी 3rd 4th पर्सन, अगर मैं इंडिया में भी अब किसी से बात करता हूँ, कहता है यार पैसा लगाना है तो दुबई इन्वेस्ट कर दो। मेरे हिसाब से दुबई इज़ गुड, लेकिन जिनके पास मतलब आराम 3 या 5 करोड़ से ऊपर के हो तो वो दुबई में जाए। 1-2 करोड़ लेके आप दुबई जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वहाँ बहुत सारी स्कीम्स वो लोग निकालते रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी कंट्री की रेवेन्यूज़ भी बढ़ाने हैं, इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज़्यादा है उनके प्रॉपर्टीज़। जितने भी लोग प्रॉपर्टी का वहाँ काम करते हैं ऑल द टाइम दे आर ऑन सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंस आपको करते रहते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर लिटरली अगर आपको अच्छी कैलकुलेशन पता है तो आप अपने अमाउंट को 2 या 2.5 या 3 साल में अपना पैसा आप दोगुना कर सकते हो। अच्छा, वो किस तरीके से? उसमें क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पैसा लगा रहे हो जिस प्रॉपर्टी में, उसकी आज करंट मार्केट वैल्यू क्या है या कल क्या होने वाली है। क्योंकि स्ट्रेटजिकल अगर मैं आपको बताऊं कि जो इन्वेस्टर है, रियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टर है, एक मिडिल क्लास आदमी, वो देखता है कि इस पर जगह की रेट बढ़ने वाले हैं और उसने पैसा लगा दिया। लेकिन जो असली इन्वेस्टर है वो पैसे तब लगाता है जब वो जगह लॉन्च भी नहीं हुई होती है। मैंने अभी देखा है कि किस तरीके से एयरपोर्ट जो नोएडा में अब नया है, वहाँ पे बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा है, मैं आपको ना एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। शायद उसमें है क्या कि नॉर्मली मैंने एक जगह खरीद ली और वो आज उसकी कीमत 100 रुपये है पर स्क्वायर फीट की, और मैंने वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करी, या वहाँ पर मैंने मॉल क्रिएट करा, या KFC, मैकडोनल्ड्स या इस तरीके के 3, 4, 5 बड़े बड़े आउटलेट लेके आए। आउटलेट वहाँ पे मैंने बना दिया और वही ज़मीन आपकी 1000 रुपये में हो गई। मतलब आपने अपने पैसे को 10 गुना कर लिया ऑन द स्पॉट, और आपने कितने की खरीदी? 100 रुपये की। तो बड़े जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इस तरीके के गेम खेलते हैं। वो तब नहीं खरीदते जब मार्केट बच जाती है, वो तब खेलते हैं जब उनको पता होता है कि हम यहाँ बसा के पैसा कमाएंगे। आप देखो जहाँ पर कई, आप नोएडा एक्सटेंशन में आप जाओ, नोएडा एक्सटेंशन में देखो एक टाइम के जगह पे ज़मीन कोई पूछता नहीं था, बंजर ज़मीन होती थी। आज की डेट में 10 बिल्डर आए, उन्होंने एक जगह बसा दी और पूरी दुनिया वहाँ रह रही है, और आप देखो 10-10 करोड़ के भी फ्लैट वहाँ पे बिक रहे हैं। तो मतलब अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो आने वाले टाइम पे नोएडा एयरपोर्ट के पास जो जेवर है वो कर सकता है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि उसमें अभी जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, ये सबके लिए, आपके जितने भी है ना, उनके लिए बड़ा अच्छा सजेशन है। आपको पहले उस जगह पर प्लानिंग परमिशन पता होनी चाहिए कि किस जगह पे हॉस्पिटल आ रहा है, किस जगह पे एयरपोर्ट आ रहा है। ये सब कैसे पता चलता है? ये मिल जाता है आपको। अच्छा, हाँ, जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं, 5 ईयर प्लान्स होते हैं कि हाँ गवर्नमेंट कहाँ पे क्या क्या लेके आ रही है। अब वही ज़मीन आपकी रोड के ऊपर, उसकी एक अलग कीमत है, और वही 5 गली छोड़ के जा रही है, उसकी एक अलग कीमत है। वही आपके हॉस्पिटल के सामने उसकी एक अलग कीमत है, वही मॉल के पीछे उसकी एक अलग कीमत है। तो ये छोटे छोटे जो टिक्स हैं, ट्रिप्स हैं, और जो पक्के प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पता होते हैं, और उसी हिसाब से वो लोग अपने प्रॉपर्टी को ब्लॉक करके पैसे कमाते हैं। जो भी यूथ है वो मैं देख रही हूँ कि एंजल इन्वेस्टर्स को बहुत मानने लगी हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, शार्क टैंक्स आता है कि जहाँ पे वो किस तरीके से पैसा लोगों तक पहुँचा रहे हैं, वो एंजल इन्वेस्टर्स बन चुके हैं, जबकि उनके खुद के बिजनेस नहीं चल रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस की नॉलेज तो नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। तो किस तरीके से एंजल इन्वेस्टर काम करता है उन लोगों के लिए जो नए बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं? सपोज आपके पास ना एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया है और आपने अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया, 1 साल में आपने 10 लाख रुपए लगाए, 1 करोड़ रुपए बना लिए उसके। तो होगा क्या कि किसी भी इन्वेस्टर के पास वो जाएगा, और जाने के बाद में वो अपना प्लान दिखाएगा कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे और आज मैंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा, उसको 1 करोड़ बना लिया। और जब 1 करोड़ आपके बन गए तो इन्वेस्टर को भी भरोसा हो जाता है कि ये प्रोडक्ट में दम है, ये मार्केट में चल सकता है। आज वो दिल्ली में चल रहा है, वो पहला सारा कुछ सर्च करता है, वो देखता है कि दिल्ली का जो एरिया है इसके अंदर ये प्रोडक्ट चल रहा है, तो अब मैं इसको एक्सपेंड करूँ।
यूपी में या मुंबई में करूँ या ऑल ओवर इंडिया लॉन्च करूँगा तो ये 1 करोड़ का 100 या 200 करोड़ मैं बना दूंगा। तो उसका जो पूरा माइंडसेट होता है उसको पता होता है और वो उसके बाद पैसे लगाता है। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊँ, अनुपम मित्तल की बात बता रहा हूँ। 1 करोड़ पे लगाया था जब ओला आई थी, आज वो 1100 करोड़ है। बहुत बड़ी टर्नओवर होगी उसका। आप देखो ना 1100 करोड़, मतलब 1 करोड़ लगाने के बाद में 1100 करोड़, क्योंकि इफ़ यू आर ए गुड इन्वेस्टर आपको ज़िंदगी में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 लाख या 10 लाख रुपये पड़ा और आपको अच्छे तरीके से घुमाना आता है ना, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबके साथ तो नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है किस्मत भी बहुत बड़ा प्ले रोल करती होगी। किस्मत नहीं, नॉलेज बहुत बड़ा प्ले रोल करती है। आपको लोग मेंटर क्यों रखते हैं? एलन मास्क का मेंटर है, वॉरेन बफे का भी मेंटर है, जो दुनिया को लोग जिनके नाम जानते हैं, और हर किसी का मेंटर है। नरेंद्र मोदी का भी मेंटर है, ठीक है, केशुभाई पटेल, तो हर किसी का मेंटर है। तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हो 40 साल किसी चीज़ को सीखने में अपने घाटा करके, या आपने किसी को अपना मेंटर बना लिया और मेंटर ने आपको बता दिया ये शॉर्टकट है, इस तरीके से तुम पैसे कमा सकते हो। तो आपको अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो किसी को मेंटर बना लो आप। सो बिकॉज ही इज़ ऑल्सो एन एंजल इन्वेस्टर, यूके से हैं, तो अगर किसी के पास अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और वो आप तक पहुंचना चाहे अपना एक प्लान लेकर, तो आ सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपके जो पॉडकास्ट होगा उसके नीचे कमेंट करेगा, वो कमेंट करने के बाद में उसको एक मेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी, वो अपना सारा प्लान उसमें सबमिट करवाएगा। और अगर हमें समझ में आता तो डेफिनेटली, नॉर्मली शार्क टैंक में लोग जाते हैं पैसे लेने के लिए, 15-20 लाख रुपए, 20 लाख की फंडिंग मेरी तरफ से, लेकिन वो प्लान मुझे समझ में आना चाहिए। तो क्या आप हमारे एंजल इन्वेस्टर भी बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सो आई हैव टू मेक अ न्यू प्लान फॉर हिम गाइस, आई नीड टू। आपने, यू आर अ करियर कोच, मतलब किस तरीके से आप एक अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिसर्स जो होते होंगे या जो ट्रेडिशनल वे से काम करते होंगे, किस तरीके से उनको आप कोचिंग करते हैं, किस तरीके से ट्रेन करते हैं, वो क्या ट्रिक्स होती हैं? प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोगों के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं लेकिन हमें दिखती नहीं है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आ जाए ना तो आप पैसा कमा सकते हो जी। आप देखो अभी कुंभ में एक लड़के ने दातुन बेच के 10 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है। ही नोज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके आसपास होती है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही होती है। आप जिस दिन अपॉर्चुनिटी को समझना शुरू कर दोगे और आपको आपका देखने का नज़रिया अगर बदला जाए कि इस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं, तब आपके पास पैसे ही पैसा। लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंडिया में पैसा नहीं है, और इंडिया में जितना पैसा है वो और कहीं नहीं है, शायद किसी देश में नहीं है। तो ऐसी कौन सी 3 प्रॉब्लम्स आप फेस करते होंगे जो मैं आपके पास आई और मैं एकदम परेशान हूँ कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो ऐसी कौन सी 3 प्रॉब्लम्स हैं जो आप सबसे ज़्यादा फेस करते हो, उसका सोल्यूशन निकाल के देते हो? सबसे ज़्यादा सोल्यूशन निकालने के लिए कि आपके बिजनेस में आप लोगों ने स्टक कितने हो। बहुत सारे बिजनेस थे, जो रेस्टोरेंट बिजनेस थे या पब या बार्स के बिजनेस थे, मैंने उनको देखा कि लोग 20-20 साल में एक ही पब बना के बैठे हुए हैं और उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने उन लोगों को पहले तो बोला कि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट छोड़ो। तो उसको बोले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? मैंने कहा जगह से बाहर आओ, लोगों को काम करना। तो बिजनेस वो नहीं है जो अपने ही काम कर रहा हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, कि सेल भी खुद ही कर रहे हो, खुद भी सेल कर रहे हैं और काउंटर पे बैठे हुए हैं और क्या कहते हैं अपने लाला जी बोले 10 रुपए का नुकसान नहीं होना चाहिए मेरा। तो वो जो 10 रुपए का नुकसान बचाने के चक्कर में वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और आज की डेट में इतने अच्छे टूल्स हैं, इतनी अच्छी टीम्स हैं, उनको आप टूल्स को अपने यूज़ करो और आप जितना मर्जी अपना बिजनेस बढ़ा लो। अपने बिजनेस को एक आप देख रहे हो, एक बहुत बड़ी दुकान है छोले भटूरे की और XYZ ले लो, उस पर लोगों की भीड़ लगी लेकिन उसकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। और मैकडोनल्ड्स को देख लो, हाँ आप समझ गए ना, तो मैकडोनल्ड्स देख लो, आपका ओनर वहाँ तो बैठा नहीं है, ठीक है ना, CCD का ओनर बैठा हुआ है। दे आर डूइंग एवरीथिंग इन ऑटोमेशन। आपको अपने बिजनेस को जितना ऑटोमेट करोगे। सो कोई ऐसी 5 ट्रिक्स बताओ जिससे आपका जो बिजनेस है जो ट्रेडिशनल वे से चल रहा है वो ऑटो मोड पे ही चला जाए। देखिए होता क्या है कि हमें ना स्पेशलिस्ट हायर करने पड़ते हैं हर चीज़ के लिए। आप बड़ी कंपनीज में जाओगे, वहाँ पे एक CEO होगा, एक CFO होगा, ठीक है, एक CEO होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जिसका जो डिपार्टमेंट है वो उसको संभालने देते हैं, इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं। उनको फाइनली आज अगर अडानी या अंबानी या किसी भी बड़े बिजनेसमैन के पास जाओगे और उनके CEO का इंटरव्यू होता है तो क्या पूछते हैं? वो ये नहीं पूछते तुम क्या करोगे, तुम क्या नहीं करोगे। बोलेगा मेरा 500 करोड़ का बिजनेस है भाई, 550 कर दोगे अगले साल? बोलेगा हाँ बजाओ, इंटरव्यू खत्म। उसे ही मतलब नहीं कि तुम कैसे करोगे, बोलेगा तुम्हारे पास स्पेशलिटी है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, तुम रिलेवेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मेरा धंधा बढ़ना चाहिए। दिस इज़ द वे ओनली। तो आप बहुत जो बिजनेस अगर बड़ा बनाना है तो दूसरों को काम करने दो। So we need to hire a big team. दूसरों का टाइम खरीदो ना। जिस दिन आप अपना, देखिए हमें क्या है कि हर इंसान का ना टाइम की कीमत है। किसी की 800 रुपये की कीमत है 1 घंटे की, किसी की 8,000 की है, किसी की 80,000 की, किसी की 8 लाख की है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपना घंटा कितने में बेचना है आपने।
तो अब तो सारा ये जो शिफ्ट ऑफ टाइम है पूरा सोशल मीडिया पे जाता जा रहा है। आप देख रहे हो कि बिजनेस अगर बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं, वुमेन ओरिएंटेड भी हैं। मैंने देखा कि किस तरीके से महिलाएं भी अपना एक छोटा सा बिजनेस, मतलब फॉर दैट से कि अपनी कुर्ती का बिजनेस, अपने कपड़ों का बिजनेस भी एक लार्ज स्केल पे लोग लेकर गए हैं। सो डू यू थिंक जो ये वे है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जो ऑनलाइन सेल्स है, जो हमारे वेज ऑफ बिजनेस सेटअप्स हैं, उसको फेल करता जा रहा है? हमें टीम की जरूरत ही नहीं है, हर चीज़ आप ऐसे ही डायरेक्टली सेल कर रहे हो। देखिए इसमें क्या है ना कि आपको अपनी मार्केट को समझना पड़ेगा। आज आप एक मोहल्ले में कोई दुकान खोल लेते हो तो कितना कस्टमर होगा? जो मोहल्ले वाला है, खाली जितने मोहल्ले के घर होंगे उतनी लेडीज़ आपके पास। सूट की बात अगर आप करते हो तो वो लेने के आ गई, कपड़ों के बिजनेस लेके आ गई। वही आप अगर सोशल मीडिया पे आते हो तो पूरी दुनिया आपका पॉइंट है। आपको सिर्फ क्या है, उन्होंने वहाँ से ऑर्डर दिया और आपने कर दिया। जो आप 5 नहीं दिन में बेच सकते वो आप 5000 बेच सकते हो दिन के अंदर। तो सोशल मीडिया ने बहुत चेंज किया है, रीच पहुँचाई ना। तो आपकी जितनी ज़्यादा रीच है उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट आपका अच्छी तरीके से बेचोगे। तो किस तरीके से उस रीच को बढ़ाया जा सकता है? उस तरीके की रीच को बढ़ाते को आप पहली बात तो आज की डेट में रिव्यूज़ द गेम। अमेज़ॉन पे आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, एक प्रोडक्ट आपको 500 को मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट दूसरा 700 को मिल रहा है, लेकिन 500 वाले के ऊपर रिव्यू नहीं है और 700 वाले पर रिव्यू आप 200 रुपये एक्स्ट्रा दोगे क्योंकि ये 50,000 बिक चुका है पहले से और रिव्यू है 4.7। तो लोग हमेशा आज की डेट में दूसरों के रिव्यूज़ के ऊपर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इन्फ्लुएंसिंग एक टाइप, इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज़्यादा होती जा रही है। मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम, यूट्यूब दोनों पे कि इसकी रीच को बढ़ाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ नए स्टार्टअप्स हैं, वो अपना सोशल मीडिया भी ओपन करते हैं, तो उसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है, यूट्यूब प्रोफाइल होती है। उनको अपनी रीच और अपने पेज को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए उनके साथ क्या है कि वो कोई ऐसा कंटेंट तो दे नहीं रहे जो किसी के काम आ रहा है, वो तो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट सेल करने के लिए फिर उनको फेसबुक ऐड चलाने पड़ेंगे, इंस्टाग्राम ऐड चलाने पड़ेंगे, या फेसबुक यूट्यूब को अपने पैसे देने पड़ेंगे, उनको उस तरीके से देने पड़ेंगे। अब उनको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर मेरा मार्जिन 100 रुपये का है या 1000 रुपये का मार्जिन मैंने अपने प्रोडक्ट में रखा है, तो मेरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पे ROI मेरे को कितना पड़ रहा है। 20 रुपीज़ लग रहा है या 200 लग रहा है। अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो वो ऐड रन कर सकते हैं, अपना पैसे कमा सकते हैं और कमा ही रहे हैं लोग, काफ़ी कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मतलब मैंने देखा बहुत लोगों के बिजनेस अच्छे सेटअप हो गए ऑनलाइन की वजह से। आपकी रील्स में जब मैं आपका इंस्टा पेज देख रही थी तो आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बहुत बात करी है। तो डू यू थिंक इट रियली वर्क्स? इट्स रियली वर्क। इट्स लाइक अ गूगल मैप। ओके, ठीक है, आपने एक जगह डिसाइड कर ली कि मुझे यहाँ पर जाना है, वो आपके माइंड में डिसाइड हुई है। जब आपके माइंड में कोई चीज़ डिसाइड होती है तो आप ऑटोमेटिक उस तरफ जाना शुरू कर देते हो। कई बार आपको रात को आपकी नींद खुल जाती है तो आपको ना वही चीज़ सोच रहे होते हो क्योंकि वो आपके माइंड में सेट हो गई है कि ये करना है, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। फिर जब आप कहीं रास्ता ढूंढते हो फिर आपको फिर हिसाब लगाते हो कि मैं अब इसको ये रास्ते पे पहुंचना कैसे है। तो मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक दिस। आज मैं बोलूँ कि मेरे को, आप देखो माइंडसेट देखो, किसी जिस आदमी की सैलरी 1 लाख रुपए होगी ना, उससे बोलोगे 1 लाख रुपए की सैलरी कहेगा बहुत आसान है कमाना। और जिसकी 15,000 होगी वो लाख रुपए की बात ही नहीं सोच सकता। और किसी करोड़पति बिलियनर से बात करोगे लाख रुपए की, वो कहकर नथिंग इज। तो हर आदमी ने अपना माइंडसेट कर लिया है। आज मैं अपना माइंडसेट सेट कर लूँ कि मैं 100 करोड़ मैंने मुझे 10 साल में करने हैं, देन आई विल स्टार्ट प्लानिंग कि भाई 100 करोड़ मैंने करने कैसे। लेकिन वही सिचुएशन है सेम। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है और डिसाइड कर लो, आप पहुँच जाओगे। सिर्फ मैं इतना जानता हूँ, मैंने बोला कि अगर आपको राजा बनना है ना तो राजा की तरह सोचना शुरू कर दो, राजा की तरह जीना शुरू कर दो, राजा आप अपने आप बनोगे। हाँ, कहा जाता है कि जितना आप स्पेंड करोगे उतना ही आपको मिलेगा। बिल्कुल, आप जब स्पेंड करने की पावर आपके पास आती है तो आप उसके बाद उसको कमाने की सोचते हो। अगर आज आपको गाड़ी खरीदनी है, मैं अपनी बात बताता हूँ, 2016 में मैं CP में BMW के शोरूम के सामने खड़ा था। मेरा एक फ्रेंड था, तो मैंने बोला कि ये गाड़ी खरीदूंगा मैं। तो मुझसे बोला कि नहीं, इतनी बड़ी मैं नहीं सोचता। तो मैंने बोला मैं तो इतनी बड़ी सोचता हूँ। और 2021 में मैंने ले ली थी। ठीक है, तो बात तो ये है कि आपने प्लान तो से डिज़ायर तो लाओ अपने अंदर। जब आपके अंदर डिज़ायर पैदा होगी तो फिर उसको लेने का फार्मूला भी आपके पास आ जाएगा। तो अभी आपने बताया कि जो आपका दोस्त था उसने कहा कि भाई ये तू नहीं ले पाएगा, राइट? तो जो दोस्तों का जो रोल होता है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा नेगेटिविटी भी वो लेकर आते हैं कई बारी, और बहुत अच्छे जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो पॉजिटिविटी भी लेके आते हैं। सो व्हाट्स योर से ऑन दैट? देखिए, दोस्त भी अच्छी तरीके से चुनने चाहिए। आप जो एक नॉर्मली आप किसी इंसान के पास बैठोगे और आपको वो नेगेटिव बात करेगा ना तो आपके माइंड में नेगेटिविटी आएगी। और किसी पॉजिटिव आदमी के पास रब बैठोगे तो आपको पॉजिटिविटी देगा। आज मैं अगर अपने चैनल चला रहा हूँ तो किसी एक इंसान ने मेरी एक रील देखी थी, छोटी सी, मैंने डिस्कशन उससे करा, उसने मुझे छोटा सा मोटिवेट करा था। देन आई रियलाइज कि आई हैव टू मेक माई वीडियोज़, है ना, और वो मैंने शुरू करा। तो आज मेरे जो सब्सक्राइबर और वट एवर इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जस्ट फॉर लिटिल बिट मोटिवेशन। और बहुत सारे लोग आपको मोटिवेट कर दें और आप बढ़ते चले जाओगे। अगर आप लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, आप देखो ना, सिंगर गाना गा रहा है
और लोगों ने वाह वाह नहीं करी, उसकी फीलिंग ही खत्म हो जाती खत्म है। हो जाती है, सही बात है। क्रिकेट का मैच चल रहा है, लोग जब आपको चेयर करने तो अलग कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको अपने पास 4-5 लोग ऐसे चाहिए जो आपको चेयर करते रहे। सो बेस्ट फ्रेंड्स का रोल आपकी लाइफ में बहुत होता है, राइट? इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड की खास बात होती है, वो आपसे 1 साल भी बात नहीं करेगा ना, और 1 साल बाद भी आप अगर उसको फ़ोन करोगे तो वही फीलिंग होगी जो 1 साल पहले होगी। और जो आपका रियल फ्रेंड होगा वो आपसे बात करे ना करे तो आपके अंदर वो टच नहीं आएगा। आप बुरा कर रहे हो तब भी आपका दोस्त आपके साथ में है, सही बात। और आप अच्छा कर रहे हो तब तो वो आपके साथ में है ही है। तो दोस्ती में ना कोई कैलकुलेशन नहीं होती। दोस्ती ऐसी होती है कि जहाँ हो, अगर आप ज़मीन पे बैठे हो तो आपके साथ ज़मीन पे बैठा है, अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो आपके गाड़ी, उससे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है और ये आप साइकिल के ऊपर चल रहे हो। जो असली दोस्त है वो इसी तरीके का होगा। बेस्ट फ्रेंड्स ऑलवेज मोटिवेट। आई मस्ट से कि हर एक की लाइफ में ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए जो एक दूसरे को इनकरेज कर कर उनको आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल। आपका जो ये सफ़र है एज अ करियर कोच, मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब आपने जॉब भी करी, जॉब छोड़ी, तो वो लोग जो जॉब छोड़ना चाहते हैं और एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई ऐसे 2-3 बिजनेस आइडियाज जो आपके माइंड में हो कि जिनको एक एज अ न्यू कमर उनको ये करना चाहिए? 2 चीज़ें हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है इन स्टार्टिंग, या तो आपको सेम बिजनेस का एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट 2 साल का, जिसमें आप जॉब कर रहे हो, या आप ऐसा बंदा हायर कर लो जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो। यस, तो ये बहुत क्योंकि जो आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आप बिजनेस तब शुरू करते हो आपको लगता है इसके अंदर सारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। तो लोग बोलते हैं भाई वो काम कर ले, वो बड़ा प्रॉफिट है, वो वाला काम कर लो, बहुत प्रॉफिट है, ऐसे बोलता है ना नॉर्मली। लेकिन कभी वो लोग ये नहीं देखते उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है। जिस दिन आपको प्रॉब्लम समझ में आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप बिजनेस करोगे, देन यू विल बी मोर सक्सेसफुल, क्योंकि आप रेडी रहोगे उस नुकसान को झेलने के लिए। तो ये सिस्टम होता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप जब भी बिजनेस करो, बंदे को हायर करो जो स्पेशलिस्ट है, उसको लो भाई तेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं तेरे को हायर कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और उसको तुमने ही शॉर्ट आउट करना है, फ्री हैंड, और हम उससे पहले रेडी होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। एक और आपको तरीका बताता हूँ। बहुत सारे लोग ना सीजन को नहीं समझते। हर बिजनेस का एक अलग सीजन है, ठीक है। आप अगर चलो शादी बारातों से रिलेटेड कोई इंसान अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और वो तब शुरू कर रहा है जब सीजन निकल गया, तो 6 महीने तक तो वो खाली रहेगा। उसकी टीम की कॉस्टिंग, उसकी हर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग उसकी हो गई। 6 महीने में वो डिमोटिवेट हो जाएगा, बोला बिजनेस नहीं चल रहा है मेरा, सही नहीं चल रहा है। लेकिन आप सही टाइम पे नहीं शुरू कर रहे हो। सही बात है। तो हमेशा आप कभी चेक करो, कूलर का बिजनेस शुरू कर लो आप। कूलर का बिजनेस आप सर्दी में शुरू होते करोगे तो हो गया खत्म कहानी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, ये आपको कई बार ड्रॉप कर देती हैं। तो ये हमेशा आपको समझना है कि, और बिजनेस में आप ये सोचो कि हमेशा प्रॉफिट होगा तो नहीं होगा। ये जिंदगी की तरह है, प्लस माइनस होता रहेगा। आप पेशेंस चाहिए आपको। आप जितना अच्छा पेशेंस रखोगे, और एटलीस्ट पेड़ की तरह है वो, आपने उसको 3 साल तक पालोगे, उसके बाद तो फ्रूट ही फ्रूट लेते रहोगे। तो 3 साल एक मिनिमम आपको लगता है एक नए बिजनेस सेटअप आप अगर 1000 दिन अपने बिजनेस को देने के लिए रेडी हो बिना प्रॉफिट, आप सक्सेसफुल हो। बट इस दौरान जब हम बिजनेस नया स्टार्टअप करते हैं, 1000 दिन अपने लगाते हैं ना, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग भी होते हैं जो हमारी लाइफ में आ जाते हैं। हो सकता है जो हमने एम्प्लॉयर भी किया हो वो भी टॉक्सिक हो। तो जो ऐसे नार्सिसिस्ट लोग होते हैं तो उनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाना चाहिए? देखिए, एक तो आपको पेशेंस चाहिए, दूसरा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि पहला जो साल होगा ना आपका बिजनेस का, हो सकता है आपको 24 घंटे काम करना पड़े, ठीक है। दूसरे साल आप 12 घंटे काम करोगे, तीसरे साल 5 घंटे भी कर सकते हो, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। लेकिन तब तक तो आपको जोर लगाना ही पड़ेगा। सो मैंने जनरली ये भी सुना है कि आज के टाइम में आप अपने आप को खुद को ब्रांड बनाओ। सो वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट कॉफी अनफिल्टर्ड। क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि हम एक ब्रांड बन जाएं? ब्रांड का मतलब होता है कि लोग आपको अपने प्रोडक्ट दिखा के, लोगों को आपकी वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। कई लोग एप्पल का फ़ोन खरीद लेते हैं, 3500 रुपये की सैलरी होती है, ठीक है। अब EMI पे इतनी आसानी पे आसानी से मिल जाता है, वो लोग उसको खरीद लेते हैं। लेकिन वो अपने को ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रांड को खरीद कर ब्रांड दिखाना चाहते हैं। तो बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा जो आईफोन खरीदने के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि आईफोन खरीदूंगा तब मैं ब्रांड दिखाऊंगा कि मेरे पास ब्रांड है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपकी सैलरी 35,000 रुपये है और आप आईफोन जाके खरीद लो, तभी लोग मजाक बनाएंगे, ना मानेंगे कि ये रियल है। और अगर आप खुद ब्रांड हो और आप एक लोकल फ़ोन भी पकड़ लोगे तो भी लोग उसको ब्रांड समझना शुरू कर देंगे। तो बहुत महंगा। आज सलमान खान चप्पल पहन के, रूपा की चप्पल 500 रुपये की बिक रही है, और नॉर्मल चप्पल 100 रुपये की बिक रही है। तो आदमी किसी चीज़ को ब्रांड बनाता है, प्रोडक्ट आपको कभी ब्रांड नहीं बना सकता। बट इस होड़ में कि आपको एक अच्छा दिखना है, कि आपको अच्छा इंसान बनना है, आपको अपनी एक जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, डोंट यू थिंक उन लोगों के साथ इतनी स्ट्रगल हो गई है कि वो अपने आप को मैच करना उनके लिए मुश्किल हो गया है?
मैच करना इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू मैच करना चाहते हैं। आज आप जो सोशल मीडिया पे देख रहा है, एक तो फिल्टर शक्ल, तो जो लड़कियां उनको लगता सारी है सुंदर हो गई हैं सारी लड़कियां। सुंदर हो गई, फिल्टर शक्ल, उन्हें लगता है कि जो सामने देख रही है वो रियली वैसी है। या आप किसी हीरोइन को देख रहे हो, उसने तो कॉस्मेटिक सर्जरी करा रखी है, Right. और आप क्या कर रहे हो उसके चक्कर में अपने आप को, मतलब आप अपने आप को डल महसूस कर रहे हो, आप अपने आप को लो महसूस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उनको देख रहे हो जो या तो फिल्टर है या प्लास्टिक सर्जरी है। तो रियलिटी को समझना जरूरी है। अगर आप रियलिटी नहीं समझोगे तो आप अपना मेंटल प्रेशर और वो बढ़ता चला जाएगा। That leads to societal situations आती जा आ रही रही है। है, देख आ रहे हो रही इस चीज आ रही को है, हाँ। कि किस तरीके से आप बुरा देखो ना, हाल होता जा रहा है। लोग, अब ये देखो, लोग दूसरों के रिलेशनशिप देख रहे हैं, 1 सेकंड की रील देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ इतना प्यार कर रहे हैं, मेरा वाला तो कुछ कर नहीं रहा है, तो He's लेकिन not वो helping me out. ठीक है, वो तो इतना इतना मतलब अच्छे से कैमरे से वीडियो शूट कर रहा है और 2-4 गाने लगा दे रहा है, तो दूसरों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से। So ये तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगता है वो रियल expectation level दुनिया है। बहुत बढ़ चुका है। हाँ, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। आपको कंट्रोल चाहिए, जिससे कंट्रोल, आप देखिए कंट्रोल हर चीज़ के ऊपर चाहिए। आप अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सब देखो, सबसे पहले आपको दुनिया में सक्सेस होना है, सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना है। जिस दिन आप अपने ऊपर कंट्रोल करोगे, उसके बाद आप दुनिया कंट्रोल करना शुरू करोगे। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है सर? कंट्रोल ऐसे किया जा सकता है कि सपोज आपने जिम, मैं आपकी अपनी बॉडी की बात करता हूँ, आप सुबह उठ के जिम नहीं जा रहे हो, आप लेजीनेस जिंदगी काट रहे हो, पेट आपका निकल रहा है, बाल आपके झड़ रहे हैं, और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने आप कंट्रोल, फिर दुनिया कंट्रोल करोगे आप। स्टार्टिंग तो अपने आप से करनी पड़ेगी। आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका एक जो रूटीन होता है वो एक सेट या इट्स कॉल्ड डिसिप्लिन, यू आल्सो कैन से डिसिप्लिन। अब मुझे ऐसा लगता है अब आज के टाइम पे जिस तरीके से शिफ्ट हुआ है, आपको अपना एज एन इंडिविजुअल आपको लगता है कि जो आपका रूटीन है, आपकी जो क्राइटेरिया है काम को लेकर, वो लोगों का माइंडसेट चेंज होता जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो कम लोगों का हो रहा है, ज़्यादा लोगों का होना चाहिए। यही तो अवेयरनेस हमने फैलानी है। किस तरीके अबे से हमें इंडिया को अगर आप ऊपर बढ़ाना है तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, विच इज़ राइट, विच इज़ रॉन्ग। बट बहुत आप खुद एक इंडियन है, ठीक है, आप यूके जाके सेटल हो गए हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो बाहर कंट्रीज में जाके सेटल होते जा रहे हैं, अब वापस आना चाहते हैं। देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है आपकी जो फील है इंडिया के लिए, आपका जो कल्चर है, आपके जो फेस्टिवल्स हैं, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, हर इंसान मिस करता है। आप आज भी अपने बचपन को मिस करते होगे, तो हर इंसान बाहर बैठ के भी अपनी कंट्री को मिस करता है। बट आपको ऐसा लगता है कि बाहर कनाडा हो गया, यूएस हो गया, कि वहाँ पे जो इकोनॉमी है काफ़ी मतलब अच्छी है? नहीं, अब तो उल्टा हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी लोग इंडिया और यूएस से वापस बाहर इंडिया आना चाहते हैं। जिसको राइट वे नहीं पता हो तो इंडिया छोड़ के भाग रहा है। ये तो है, आपको पता होना चाहिए ना। जब इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है तो बाहर भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि असली इस दीवार के पीछे कहाँ पैसा रखा। वो दीवार ही तो तोड़नी है आपने, बट वो हर एक को नहीं पता होता। हर एक को नहीं पता होता, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, 99% लोगों को नहीं पता। ये इसी वजह से हमें आपसे कनेक्ट करना चाहिए, राइट? यस, इसी वजह से, ताकि आप हमारे को बता सकें कि किस तरीके से आपको अपनी ग्रोथ लेके आनी है। आपको पता है, मैंने माइंडसेट के ऊपर बहुत काम किया है। मैंने देखा कि इंसान का एक माइंडसेट उसको कहीं भी लेके जा सकता है। आपका अगर माइंडसेट अच्छा है और आप कुछ करना चाह रहे हो, आप रास्ते ढूंढ लोगे। और अगर आपको माइंडसेट नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप हमेशा डिमोटिवेट होते रहोगे और हर चीज़ को नेगेटिव वे में देखोगे। बस पॉजिटिव रहो आप, हर चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है, आई एग्री। बट आप क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत काम कर रहे हैं, सो मैं ये समझना चाह रही हूँ, जो पॉजिटिविटी होना एक तरफ, और एक आजकल जो ये वास्तु चल रहा है वो एक तरफ हो गया। मतलब अगर आपको रियल एस्टेट कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी भी है तो आप पहले वास्तु देखते हो। डज इट दीज थिंग्स मैटर कि आपका जो लक चेंज हो सके, जिसकी वजह से? 2 चीज़ें हैं। एक तो वास्तु का बात होता है कि अगर हमें उसके अंदर रहना है, हम इन्वेस्ट करने के लिए वास्तु की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी 2 सेम ब्रदर हैं। उनका सेम एक ही फादर है, उनका सेम मेंटर है, हर चीज़ उन्होंने एक ही जगह से सीखी है, लेकिन एक अप हो रहा है, एक डाउन हो रहा है। तो ये लक मैटर करता है? लक नहीं, आपको अपनी स्ट्रेटेजीज मैटर करती है। So you don't believe in luck in that case? बिलीव लक इज आल्सो, मतलब, लेकिन आपको राइट वे भी तो पता होना चाहिए कि करना क्या है। और एक डाउन हो गया और एक अप हो गया है, दोनों टोटली डिफरेंट। मतलब उनके सारे फेलियर्स हो गए हैं, यहाँ पे सारा सक्सेस आ गया। वही मैंने आपको बताया, आपके मार्केट में 10 दुकानें हैं, 2 चल रही हैं और 8 नहीं चल रही हैं। तो उन 8 के पास कुछ ऐसी नॉलेज नहीं है जो वो 2 लोग कर रहे हैं। सिर्फ स्ट्रेटेजीज, कस्टमर भी सेम है, मार्केट भी सेम है, लोग भी सेम है, लेकिन आप सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हो। कौन से आज के टाइम पे आपको लगता है कि करियर ऑप्शंस हैं लोगों के लिए जो कि एज फॉर अ पर्सनल और एज वेल एज प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प कर सके? आज की डेट में अगर आज हम आज के हिसाब से चलेंगे तो हम कल को वो पुराना हो जाएगा। आपको अगर
किसी तरीके का भी कैरियर है। आज लोग कहते हैं कि आईआईटी, थोड़े दिन पहले आईआईटी बहुत ज़्यादा चल रहा अब तो था। आईआईटी बाबा भी बाबा बन गए, मतलब जो देखो, IIT बाबा से बनना बाहर इजी निकले। काम है। हाँ, देखिए, that's बाबा बनना easy way इजी to काम है। success, I think. मैं अभी कपड़े पहनूं और बैठ जाऊँ बाबा बन गया, ठीक है। बाबा इज नॉट द राइट वे कि आप बाबा बन गए तो आप तो जिंदगी के बस छोड़ दिया हमने, आपने मतलब एक तरीके अब से अपने बहुत को लोग छोड़ ऐसा दिया। कर रहे हैं लेकिन। हाँ, वो कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल कितने परसेंट? अब 8 करोड़ यूट्यूबर हैं, कितने सक्सेस हैं? 0.1%। राइट। तो ये जो है ना सिस्टम, आप देखो पहले आईटी में इंडिया की बहुत डिमांड होती थी पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज की डेट में जो 5 साल पहले या 10 साल पहले जो आईटी का पैकेज मिलता था, उससे 5% बढ़ाया अभी तक आके सिर्फ 10 साल के अंदर। तो क्योंकि सब आईटी करना शुरू कर दे। आज अगर आप एआई की बात करते हो, आज आप 10 साल के बाद सर्च करते हो कि 10 साल के बाद दुनिया कहाँ होने वाली है, तब आप सक्सेस हो सकते हो। लेकिन आज की ट्रेंड जो चल रहा है, आप उस पर जाओगे तो वो ट्रेंड 5 साल के बाद चेंज होगा। चेंज हो सकता है, सही बात है। आज मैं डीजल गाड़ी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं, डीजल गाड़ियां 2030 के बाद खत्म हो जाएंगी। आज हम ईवी में इन्वेस्ट करूंगा तब फायदा होगा। आप घर पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो बार बार, और मुझे आप ये बताओ कि ऐसा, बिकॉज यंगस्टर इट्स नॉट इजी टू बाय न्यू हाउस। मतलब एक तो होगी इन्वेस्टमेंट, आप करोड़पति हो, अरबोपति हो, आपके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो आप लगा ही जा रहे हो। लेकिन एज अ न्यू कमर, मतलब आप एक जॉब से निकले हो और आपने नया बिजनेस सेटअप की, तो ऐसी कौन सी एक ऐसी एज होनी चाहिए जिसमें आपको अपने घर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? क्योंकि उसको लोन भी लेना पड़ेगा, उसको अपनी अपनी पर्सनल सेविंग निकालनी पड़ेगी। आप शायद यकीन नहीं मारोगे, जितने बड़े इन्वेस्टर हैं किसी के पास अपना घर ही नहीं है, रेंटल, सब रेंटल है। ऐसा क्योंकि उनको पता है कि मैं 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए का जो मैंने घर लिया है, उससे मुझे रिटर्न कितना आने वाला है। क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा रिटर्न कैलकुलेट करता है। अगर उसे लगा कि मैं 4 करोड़ रुपये अड़ा रहा हूँ और मुझे 40,000 रुपये रेंट देना पड़ रहा, तो बोला 40,000 का रेंट दूंगा, मैं क्यों 4 करोड़ रुपये अड़ाऊंगा उसको। मैडम, अगर ट्रेडिशनल वे पे जाएं, कहा जाता है कि भैया जिसके पास जमीनी और अच्छा मतलब एकर्स में घर है तो वो रईस माना जाता था। देखो, रईस दिखाने के लिए आप 40,000 के रेंट पे भी रह सकते हो। आप 40 के 45 कर दोगे, मार्केट वैल्यू 40 की है तो 45 रेंट दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। हम 10 साल तक वहाँ रह रहे हैं। और उसके बाद आज की डेट में पैसा उसके पास नहीं है जिसका घर है, पैसा उसके पास है जिसका शॉप है और मार्केट है। यस, हाँ, मतलब जमीनों से ही लोगों ने ज़मीनों से बना रहे हैं। लेकिन राइट ज़मीन कौन सी है अभी? राइट ज़मीन कौन सी है जहाँ पे पैसे लगा रहे हो? अभी थोड़ी देर मैंने बताया, आपने 100 रुपये की ज़मीन ली है, उसकी वैल्यूज आप 1,000 कर दो, फिर बेचो, देन यू विल गेट द मनी। और जब आपका ज़्यादा हो जाए फिर जितने मर्जी घर ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपने एमबीए भी करी और आपने मतलब कहा जाता है जब एमबीए बीबीए आप अपने कॉलेज से निकलते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी सेल्स में ही जॉब लगेगी, और लोगों को लगता है यार इट्स नॉट इजी, क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड हो जाती है। 99% सेल्स की जॉब करते हैं एमबीए वाले। वो तो उनको लगता है कि वो एमबीए करने के बाद में सीईओ लग जाएंगे किसी कंपनी पे। लोग झोला दे के, पोस्टर दे के बोलते हैं जाओ मार्केट में जाओ, अलग अलग रिटेल आउटलेट जाओ, पोस्टर लगाना शुरू कर दो। मतलब अच्छे अच्छे घरों के बच्चों को जिन्होंने कभी धूप में नहीं निकले होंगे, उन लोगों को भी कंपनियां सेल्स के काम पे लगा देती हैं। जॉब प्रोडक्ट सेल करो जाके, अगर तुमको एमबीए करके आया हो। तो एमबीए का मतलब इंडिया में एग्जैक्टली आज अगर आप देखो तो सेल्समैन ही है एक तरीके से। तो एक सेल्समैन को, यानी कि एक एमबीए को, ऐसी कौन सी 3 चीजें पता होनी चाहिए जिससे उसकी सेल्स टारगेट्स बढ़ जाए? 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इन स्टार्टिंग फ्रेशर जब वो मार्केट में आता है तो उसको बहुत कुछ पता नहीं होता। बस उसको होता है कि प्रोडक्ट, उसको ये पता होता है प्रोडक्ट जाके मेरे को सेल करना है। और कंपनीज अगर आपको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे रही हैं, तब आप पहले तो कस्टमर को समझना पड़ेगा। डिमांड मेरी कुछ और है, मेरे को एक पिच दे दी है, मैं जाके पूरी पिच चेप रहा हूँ बाबा, लेकिन वो उसके बाद क्या हुआ, वो उसकी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझो, उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसको शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया, प्रोडक्ट का बिक जाएगा। अभी किसी गंजा है, उसको बोलोगे ना कंघी मार मार के बाल उगाएंगे तो वो खरीद लेगा। अगर आप उसको बोलो कि भाई ये बहुत अच्छा है, तो उससे नहीं खरीदेगा। लेकिन उसको रिजल्ट चाहिए, बिफोर आफ्टर का रिजल्ट चाहिए। सेल्स वाले की मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त है। एक मेरी ना जूनियर थी एचआर, वो मेरे को लेके आई कि सर वो सेल्स वाला बंदा मैंने फाइनल किया, एक बार लास्ट आप उसका इंटरव्यू ले लो, तो आप उसको डाल देना। मुझे नहीं पता, कॉन्ट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, तो है ना। तो वी नीड अनफिल्टर्ड स्टोरी। हमारा जो कॉफी अनफिल्टर्ड है, इसमें हमें चाहिए अनफिल्टर्ड स्टोरी। तो वो एचआर लेके आई, मेरे को बोली कि सर आप इसका एक बार लास्ट इंटरव्यू ले लो, आपको देख लो लड़का कैसा है। मैं उसके इंटरव्यू के लिए मेरे सामने बैठा, मैंने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बोला नहीं है सर। मैंने कहा जाओ। ऐसा क्यों? यही क्वेश्चन उसने भी पूछा मेरे से। बोला सर ऐसा क्यों? मैंने बोला अगर तुम अपने आप को बेच नहीं पाए, तुम्हारा प्रोडक्ट कहाँ से बेचोगे? तो सेल्स मैन के अंदर खास बात होती है, उसके अंदर इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। जिसके पास बैठे उसको अपने काबू में कर ले। उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि वो जो है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो हिप्नोटाइज वे होता है। एक सेल्समैन, ज़बरदस्त सेल्समैन देखोगे ना, वो आपसे बैठेगा, बात करेगा, आप सीधे प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, वो आपको इन्फ्लुएंस कर लेगा अपने साथ और भी चीज़ बेच के जाएगा। एक और शिफ्ट आता जा रहा है इन्फ्लुएंस करने की। जब आप बात कर रहे हो,
लड़के ने तो बोल दिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं बाद में मान गया था वो। मानना ही पड़ेगा जब जॉब चाहिए तो। लेकिन अब जो सेल्स जॉब है वो मोर ऑफ अ वुमेन को मिलती जा रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार एक महिला जब कॉल करेगी, एज अ टेली कॉलर कॉल करेगी, तो आई थिंक जो सामने वाला है वो ज्यादा अच्छे से कन्विंस हो जाएगा देन, क्योंकि जब लड़का कॉल करता है ना, हम भी मतलब ओके बाय नहीं सुनते, हम सुनते ही नहीं है कि वो सामने वाला बेच क्या रहे ऑन कॉल, क्योंकि जो टेली कॉलिंग है आजकल सबसे बड़ी मार्केट हो चुकी है सेल्स करने के लिए, आपको जगह पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें लड़कियों को ज्यादा ऑप्शंस मिल रही हैं जॉब पे। ऐसा है कि हमारे जो इंडियन कल्चर है ना, वुमेन को रिस्पेक्ट देते हैं। यस, ठीक है, तो रिस्पेक्ट की वजह से एटलीस्ट आदमी सुन लेता है। तो जो टेली कॉलिंग का मोड है ना, सबसे पहले कस्टमर को बुलाया जाता है, टेली कॉलर उसको लेके आती है, लीड को कोल्ड लीड बनाती है, कोल्ड लीड बनाने के बाद में फाइनली डील आदमी करता है उसको, इन कस्टमर को अंदर तक लाने के लिए वो जाल बिछाया जाता है। ओके तो वो बेटर स्ट्रेटजी है ना, बेटर स्ट्रेटजी है, डेफिनेटली बेटर स्ट्रेटजी, एटलीस्ट इन फाइनली यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट। अब वो स्ट्रेटजी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने यहाँ भी स्टडीज करी, आपने एमबीए पहले यहाँ पे करी और फिर बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जाकर भी एमबीए करी, तो क्या वर्क कल्चर और एजुकेशन में क्या डिफरेंस था? एग्जैक्टली वहाँ जो मोर प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे लेके आते हैं, जो जितने भी आपके जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ, तो वो आपको पूरा एग्जैक्टली पूरा वो देते हैं आपको कि किस किस तरीके से एक प्रोडक्ट यहाँ से चला है, ऑपरेशंस किस तरीके से हैंडल होते हैं, वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। इंडिया में इट्स मोर ऑफ थ्योरी, रट्टा मारना वाला रट्टा मारो, हाँ रट्टा मारा, सबने एमबीए की एमबीए के, फिर इंटर्नशिप करने किसी कंपनी भेज देते हैं, कंपनी वाला सेल्स पे लगा देता है, वो बोलता है भाई हाँ इंटर्नशिप के 4 आदमी बुला लो, क्या करेंगे भाई सेल्स ही करवाएंगे, हमारे पास सेल्स वाली टीम में 8 हैं 10 और हो जाएंगे। उनको सिखाते कुछ भी नहीं, इंटर्नशिप में भी नहीं कुछ सिखाते, भेज देते, जा भाई पोस्टर उठा, बैग उठा, जा भाई चिपका गया। इंस्टाग्राम भी खोलती हूँ ना, तो सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, रियल एस्टेट, आप ये खरीद लो, आप वो खरीद लो, यहाँ पे आ जाओ, इतनी बड़ी बड़ी टाउनशिप्स खुलती है, और बाद में देखा जाता है तो वो बड़े फेलियर्स भी होते हैं कि बिक नहीं रहे होते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, जब सारे इन्फ्लुएंसर, सारे नेता, सारे एक्टर एक ही बात करने लगे ना, तो आप समझ लो कि मार्केट में कुछ चेंज आने वाला है। ओह अच्छा, मतलब डाउन भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, वो आप सबको सब मिलकर आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं। आप देखो ना, पहले जो गे कल्चर कहाँ था हमारे यहाँ, नहीं था ना, वो गे कल्चर किसने इन्फ्लुएंस से आया? लोगों ने गे कल्चर को प्रमोट करना शुरू करा 10 साल में। उससे पहले आपको इंडिया में कहीं गे दिखते थे? ना, बिल्कुल नहीं। ये कहाँ से आ गए? ये सारा ट्रेंड चेंज किया गया, और बहुत सारे लोग एक ही चीज़ पे बात करने लगे तो ट्रेंड चेंज। ओ, तो यानी कि जो आप बहुत बड़ी बात स्टेटमेंट आप एज अ करियर कोच और एज एन इन्वेस्टर दे रहे हो आप मुझे ये बात, तो आपका कहने का क्या मतलब है, जो ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री है आने वाले टाइम पे इसका डाउनफॉल है, या फिर अगर कोई आज के टाइम में इन्वेस्ट कर रहा है तो ये पैसा बढ़ने वाला है? देखो, मैं हमेशा हर इंसान से एक बात कहता हूँ, आप कहीं पैसा लगा रहे हो तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में मत पैसा लगाओ। आप ये मत देखो कि दुबई की रील इंस्टाग्राम पे चल रही है या फेसबुक पे चल रही है। आपने अगर कहीं पैसा लगाना है तो आप ग्राउंड पे जाओ और उस चीज़ को समझो, इज इट रियल और नॉट। ये नहीं है कि आपको किसी की रील आ गई और आपने उसके इन्फ्लुएंस में जाके अपना पैसा फेंक दिया। तो अभी इस टाइम पे इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो जाके? इंडिया में आपको वहाँ इन्वेस्ट करना है जो डेवलपिंग पॉइंट है। कई एरियाज़ हैं जो डेवलप हो गए, जिनकी एक पीक पर आ गया। आज इस एरिया में ज़मीन की कीमत आज ये फाइनल हो गई है, टॉप पे आ चुकी है, जहाँ पे पूरी दुनिया बच गई। जो स्टार्टिंग हुई है, जैसे आप जेवर की बात कर रहे हैं, जहाँ स्टार्टिंग हुई है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, आपको 5 साल में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 5-5 गुना रिजल्ट मिलेंगे। नोएडा के अंदर 1-2 प्रॉपर्टीज़ में मैंने खुद इन्वेस्ट किया था, 2020 के अप्रॉक्स इन्वेस्ट किया, एटलीस्ट 5-5 गुना मैंने पैसा उसको कन्वर्ट किया। तो मल्टीप्लाई होता ही होता है, मल्टीप्लाई होता है। आपको पता है कि आप जब देखो मार्केट जितना डिप करती है ना, ये स्टॉक मार्केट में भी हम अप्लाई करते हैं। गुड़गांव के बारे में कुछ नहीं बताया, गुड़गांव और नोएडा में कंपैरेटिवली कौन सी जगह बेटर है इन्वेस्ट करने के लिए? गुड़गांव बेटर है, लेकिन आपके पास उतना अमाउंट भी होना चाहिए लगाने के लिए, क्योंकि गुड़गांव में जो फ्लैट की कॉस्टिंग है नोएडा से एटलीस्ट 2 से 3 गुना महंगी है। वो अगर आप मिडिल क्लास, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जाके आप इन्वेस्टिंग कर सकता है। और जो वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बिग इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग पैसा लगा रहे हैं। जो ये आप इन्वेस्टर्स और रियल एस्टेट, मैंने ना देखा है कि जो रियल एस्टेट के ओनर्स होते हैं या इनके जो मेन हेड्स होते हैं, वो ना बड़ा डिफरेंट स्टाइल रखते हैं, एकदम बाउंसर स्टाइल। उनके पीछे लोग घूम रहे होते हैं, एक अपनी एक स्टाइल स्टेटमेंट बनाने की वो लोग कोशिश करते हैं। वो जो कहते हैं ना, जो प्रॉपर्टी डीलर भी होता है वो भी एक हट्टा कट्टा इंसान होता है। तो ऐसा क्यों है, मतलब इतनी शो ऑफ क्यों जरूरत है आपको? एक्चुअली वो शो ऑफ नहीं है, आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आपको सिक्योरिटी तो चाहिए ना। यहाँ पर इंडिया में तो होता ही है। अब दुबई वाले तो इसी बात की एश्योरिटी दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आओ, जितना मर्जी पैसा लाओ और रात को 2 बजे भी आप घूमने जाओ। एक्चुअली वो आपको जो पैसा लगवा रहे हैं वो आपको अपनी तरफ से आपको एक सिक्योरिटी दे रहे हैं।
अब आपके पास करोड़ों रुपए है लेकिन आपको अपनी जान की कीमत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब बोलोगे पैसे का तो अलग बात है लेकिन मेरी सिक्योरिटी भी तो चाहिए। नहीं, पर उनको किस बात का डर है और किससे डर है उनको? बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो उनको धमकियां भी देते होंगे, हो सकता है किसी ने धमकी भी दी हो, वट जो भी किया तो हो। पॉलिटिशियंस भी धमकी देते होंगे कि पॉलिटिशियन तो डीलिंग करते हैं, पॉलिटिशियन धमकी नहीं देते, पॉलिटिशियन डील कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। मैं पर किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूँगा। यहाँ पर पंजाब में एक रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा, ऑन हाईवे था, किसी पॉलिटिशियन ने उसको बोला, जिनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसको बोला कि मेरा इसके अंदर पार्टनरशिप कर लो। उन्होंने उसकी पार्टनरशिप नहीं करी, तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर हाईवे बनवा दिया, फ्लाईओवर बना, जमा फ्लाईओवर बन गया, 0/0 तब भी 0 नहीं हुई, फिर लोगों ने घूम के आना शुरू कर दिया। अच्छा। तो उन्होंने पुलिस खड़ी कर दी चालान काटने के लिए, इतना उसका बिजनेस डाउन करा, फाइनली उसको हार के उसका डीलिंग करनी पड़ी। तो ये हमारे यहाँ का कल्चर ये हमारे का कल्चर है। तो बिजनेसमैन के साथ यही प्रॉब्लम होती है। 27,000 बिजनेसमैन लास्ट ईयर इंडिया छोड़ के गए, मिलीनियर्स, 27,000 मिलीनियर्स, अच्छा, बिकॉज दे वांट देयर सिक्योरिटी एंड ओन सिक्योरिटी आल्सो। बहुत डर के रहना पड़ता है इन शॉर्ट। अब आप मुझे बताओ कि जैसे ये तो पंजाब, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पे तो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बट रहने के लिए और जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेट फ्लक्चुएट होता है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, कौन सी जगह अच्छी है रहने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए? आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा लग्जरी शॉपिंग, सबसे ज़्यादा कंपनीज प्रोडक्ट कहाँ बेच रही हैं? आई थिंक इन्हीं तीनों स्टेट्स में। कहाँ पे? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, लुधियाना और जलंधर में। वहाँ पे ब्रांड्स भी मिलते हैं, सारे ब्रांड्स, मतलब ये जो डियोर, गुची और ये सारी कंपनी सबसे ज़्यादा सेल लुधियाना और जलंधर में कर रही हैं। मतलब सेल वहाँ कर रही है या वहाँ कॉपी बिक रही है? सेल कर रही हैं। लोगों के पास इतना पैसा है। आपको, हम लोग को लगता है कि दिल्ली मुंबई में इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है, असली इंडस्ट्री तो लुधियाना में कपड़े की इंडस्ट्रीज़ है, जलंधर की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ से जो एक्सपोर्ट है वो इंटरनेशनली है। आप मेरठ में चले तो सारा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री मेरठ के अंदर लगी हुई, सारी वहाँ जा रही है। दिल्ली में तो सिर्फ चमक धमक है, शोशाबाजी है, फेक लोग ज्यादा हैं। हाँ, असली पैसा तो वहीं चल रहा है। अच्छा। और उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, मतलब इतना जाम नहीं है, पोल्यूशन की बात करते हो, इट्स आल्सो बेटर, तो वो ठीक है। आपने मुझे बताया कि लुधियाना, पंजाब, इस साइड पे जो लोगों का जो ब्रांड्स है वो ज़्यादा है, बट यहाँ पे कॉपीज भी बहुत ज़्यादा चलती है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, और कॉपीज वही होगी ना, 35,000 रुपए वाले ने 1 लाख रुपए का आईफोन रख लिया, आप आदमी तो कॉपी समझ रहा है। नहीं तो जनरली आपने देखा होगा कि आजकल लोग नकली पहन के घूम रहे होते हैं जस्ट टू शो ऑफ, राइट? उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सब पता लग जाता है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं कहीं पूल खेलने जाता था तो मेरे पास एक बंदा आता था, तो मैंने उसको बोला तुम्हारी घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, तो उसने बोला भैया आप रख लो करके, तो उसने मुझे जबरदस्ती घड़ी दी थी, मैंने चलो पहन ली, मैंने गुड। तो मैं पूल खेलने चला गया तो वहाँ लड़के और भी खड़े हुए थे, बोला देखो भैया ने जो घड़ी पहनी है ना ये असली है, जो तुमने कल पहनी थी वो नकली है। तो डिपेंड कि किसी चीज को पहना किसने है। अच्छा, तो इंसानियत, मतलब इंसान की वही ब्रांड, मेक योरसेल्फ ब्रांड। अगर आप खुद ब्रांड हो तो हर चीज आपकी ब्रांडेड हो गई है ऑटोमेटिक। आप एक कोच है, बिजनेस कोच है, एक इन्वेस्टर है, तो आपको लगता है कि आपको यू एज अ पर्सन, एज अ मीडिया पर्सनालिटी होना जरूरी है आपके लिए? सोशल मीडिया पे एक्टिव होना जरूरी है? सोशल मीडिया पे एक्टिव होना जरूरी है। आज के पास आपके पास कोई चीज़ है तो आप लोगों को एटलीस्ट प्रमोट तो करोगे, लोगों को पता होना चाहिए। आप जितने मर्जी महंगा चीज़ रख लो, जब तक लोगों को दिखी नहीं तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। आपके पास बहुत अच्छे थॉट्स आप लोगों को दे ही नहीं रहे हो, तो वो थॉट्स आपके पास हैं। जब आपको स्प्रेड करोगे तब लोगों को पता लगेगा कि आपके पास है क्या। तो स्प्रेड तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो सारी सोशल मीडिया पे। तो जेनजी के लिए कोई एक ऐसी एडवाइस बताओ जो आप देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को, क्योंकि आजकल ये जो जेनजी कॉन्सेप्ट चल रहा है बहुत ही फेमस होता जा रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो जेनजी है ना, पहले तो उनको, अब तो वो सारी दुनिया में मगन है, वो एक सोशल मीडिया में उनको की एक अलग दुनिया बना दी गई है कि ये दुनिया है और इसी दुनिया, यही असली दुनिया है। असली में जो असली दुनिया और जो सोशल मीडिया की दुनिया दोनों डिफरेंट है। आप देखो, 2 तरीके का कंटेंट है मार्केट के अंदर, एक मेरा कंटेंट है या किसी भी बिजनेसमैन या किसी मोटिवेट स्पीकर का कंटेंट है। जब आप उसको कंज्यूम करते हो तो आपके दिमाग में जाता है, और यही आप डांस देखते हो तो आपके ऊपर जाता है। कितनी मर्जी रील देखो, आपको लर्न करने को कुछ नहीं मिल रहा है। आप बस खुश हो जाते हो, स्माइल कर देते हो, बस स्माइल लाइक टॉक्सिन से जनरेट हो जाता है आपके दिमाग में, आप बड़े खुश हो जाते हो, है ना। तो लेकिन जो आप उसको 4 घंटे रील देख लो, आपके सर से ऊपर निकलेगी या डांस, वो आपको दिमाग कुछ नहीं है। अगर किसी समझदार आदमी की आपने एक रील भी देखी ना तो वो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, आपको रोज़ नॉलेज देगी कुछ ना कुछ। आपने 100 रील देखी तो आपने 100 चीज़ें सीखी हैं उस रील से जो शायद आपको पता भी नहीं होंगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है जेनजी डांस कर रहे हो, वट एवर दे आर डूइंग, जेनजी इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं लोगों से, हाँ, बातों में आ जाते हैं लोग। उस शो की भी टिकट खरीदते हैं जिनका गाना कभी नहीं सुना होता है।
बस टू शो ऑफ ऑन द सोशल, जस्ट टू शो ऑफ कि मैं 35,000 रुपये की टिकट खरीद सकता हूँ। और कुछ लोग स्टेटस इस तरीके पे डाल देते हैं कि मैंने तो खरीदने की कोशिश करी थी, नहीं मिला। हाँ, मतलब दिखाने के लिए भी, इट्स सोल्ड आउट, है ना। तो मैं किसी शो का नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब ऐसा होता है। नहीं बस बहुत हुआ, दिलजीत दोसांझ इन सब के दलजीत शोज में, दोसांझ ये का, सब में हुआ। हाँ, ये सारे शोज में हुआ क्या है, क्यों जा रहे हैं वो? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, मेरी जेब में 35,000 रुपये टिकट खरीदने की हिम्मत है, चाहे वो भी EMI से लिए। EMI पे हो। मैंने किसी को, मैं यहाँ की नहीं, मैं UK की बात बता रहा हूँ, मैं किसी को जानता हूँ, वो दलजीत दोसांझ की टिकट खरीद के शो देखने चला गया UK में। हाँ, UK में। उसके बाद नेक्स्ट डे उसकी फ़्लाइट थी, क्या कहते हैं, इंडिया की। तो फ्लाइट उसने बर्मिंघम से नहीं कराई क्योंकि 200 पाउंड ज़्यादा थी। वो बस से ट्रैवल करके लंदन गया तो वहाँ से फ्लाइट पकड़ी। मतलब वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं लाइफ में, बस दिखावा, अगेन दिखावा। अब आप मुझे बताओ कि जो लोग कुछ होते हैं जो बिजनेस, तो आप बहुत प्रमोट कर ही रहे हो कि आपको बिजनेस में जाना चाहिए, प्राइवेट जॉब छोड़ के भी जाना चाहिए, कि आप अपने लिए कमाना शुरू करो और लोगों के लिए कमाना शुरू करो। एक इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि आप कहीं लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो। बट उन लोगों का क्या, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब होती है, वो तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। जिनके पास गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब में उनको बेनिफिट क्या हो रहा है। हर आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल है ना। आप एक देखो ना, आप अपने एरिया में जाते हो, जिसके घर में मर्सिडीज, BMW, जैगवार, रोल्स रॉयस, व्हाट एवर द कार इज देयर, अब कितने लोग जॉब करते हैं? कोई जॉब नहीं, सब बिजनेसमैन है। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन, अगर जिंदगी में 8 घंटे तो आपको काम करना है ना। अगर आपको 8 घंटे करना है तो उस 8 घंटे की वैल्यूज बढ़ा लो बस। आप मेहनत तो आप कर ही रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट कितना ज़्यादा आपको आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो इन एनी वेज आपके हिसाब से जॉब वर्सेस, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, वर्सेस बिजनेस में वन शुड डू द बिजनेस। अच्छा देखो, IAS PCS के लिए प्रिपरेशन करने बहुत सारे बच्चे जाते हैं, 3-3, 5-5 साल तक प्रिपरेशन करते रहते हैं, 1% रिजल्ट आता है। 1% रिजल्ट आता है, 2.5 से 3 लाख रुपए वो लोग उसकी फीस भर रहे हैं। 3-5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए वो लोग फीस में दे देते हैं 1% रिटर्न पे। और बिजनेस आप शुरू करते 50-50 है। बट आज के टाइम पे तो IAS IPS ब्यूरोक्रेसी में आई थिंक जो जिस तरीके से दुनिया देख रहे हैं, बहुत पैसे हैं लोगों के पास, ब्लैक मनी पैसे हैं, लेकिन 1% है ना वो। मतलब रिस्क कितना है? 99% रिस्क है आपके पास में, और इसमें 50-50 का है। बट कुछ तो ऐसे बिजनेस भी होते होंगे जिसमें एक डार्क साइड होती होगी, तो उस डार्क साइड के बारे में आप क्या बोलेंगे? डार्क साइड नहीं, बिजनेसमैन से पावरफुल आदमी कोई नहीं होता है। पॉलिटिशियन तो होते हैं, नहीं होते ना। पॉलिटिशियन को कौन चला रहा है? बिजनेसमैन तो चला रहा है। ये बात भी सही है। अगर आज फंडिंग नहीं हो तो पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट कोई भी गिर जाएगी, फंडिंग नहीं होगी। जिस टाइम इलेक्शन शुरू होते हैं उसमें सारे बिजनेसमैन ही पैसे देते हैं, बोलता है ये गवर्नमेंट मैंने बनानी है। तो गवर्नमेंट बिजनेसमैन बना रहा है और अपने हिसाब से रूल सेट करवा रहा है। अंबानीज एंड अडानीज आर गिविंग। मैं किसी का नाम नहीं लेता, तो आप समझ गए ना कि जिसके आपके पास पैसा है, तो इलेक्शन में तो पैसा लग रहा है। राइट। जब 2014 का इलेक्शन हुआ, 35,000 करोड़ रुपए खर्च हो गया। बिजनेसमैन कमाता भी तो पॉलिटिशियन से ही है। तो यही तो डीलिंग है ना आपस में। लोगों को लगता है बिजनेसमैन नीचे, लेकिन बिजनेसमैन इज द राइट पर्सन जो सबसे पावरफुल है। आज वो इधर एक राइट में डालेगा पैसा तो इसको उठा देगा, मार्केटिंग कंपनी लगाएगा, इधर लेफ्ट में पैसा डालेगा, इसकी गवर्नमेंट बना देगा। आज इसको खरीदना है, इतने वो खरीदने हैं MLA, तो वो उठा लेगा, और इधर से MLA खरीदने तो वो उठा लेगा, क्योंकि पैसा तो उसी ने डालना है। आज मेरे को ज़मीन की डील करवानी है, 10 साइन नहीं करते तो 10 को खरीदो, क्योंकि मेरे 5,000 करोड़ की डील है। सो बिफोर वी एंड, गुरजीत जी, आप मुझे ये बताओ कि देयर इज अ एज, मतलब आप 18 साल प्लस होते हैं जो आजकल लोग जॉब में चले जाते हैं। मैंने देखे लोग कॉल सेंटर्स में जॉब करना शुरू हो जाते हैं। एक तो वो एज स्टार्ट होती है बिकॉज घर में पैसे की कमी होती है और पीपल स्टार्ट डूइंग इट। कॉल सेंटर एक जो माहौल था वो बहुत चला था। और एक है जो 30s, आप अच्छी पढ़ाई करते हो, MBA कंप्लीट करते हो, उन लोगों में क्या डिफरेंस है? उन लोगों में डिफरेंस ये है कि अभी आप जितना ज़्यादा टाइम अपने आप को ग्रो करने में लगाओगे, जितना टाइम अपने आप को शार्प करने में लगाओगे, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप दुनिया में सक्सेसफुल और पैसा कमा सकते हो। आज आप 10,000 पे ही शुरू हो गए हो तो आप वहाँ पर नहीं पहुँचोगे। अगर आप थोड़ा स्किल अपनी चीज़ों को डेवलप करके आप करना शुरू करते हो, तो उसके बाद आपने जो आपकी डिज़ायर है आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, लेकिन यू हैव टू लर्न प्रॉपरली। तो मतलब एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप अपनी पहले एजुकेशन कंप्लीट करें और उसके बाद। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में प्रॉब्लम यह है कि 28-30 साल तक तो बच्चा पढ़ता ही रहता है। हाँ, नॉर्मली आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखो तो 16-18 के बाद वो किसी ना किसी प्रोसेस में लग जाते हैं कि हाँ मुझे कुछ करना है। बट दैट्स पार्ट टाइम, राइट? मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बेचारे जिनके घर में कोई होता नहीं है, जो लड़की हो या लड़का हो 18 साल की, वे जॉब करना शुरू करते थे क्योंकि उनको मॉनेटरी घर में पैसा लेके आना है। राइट। जब आप कोई भी मजबूरी में काम करते हो, उसके बाद आप अपने आप को स्किल्ड साइड बाय साइड कर सकते हो। राइट।
ऐसा तो नहीं है कि आप आज स्किल्ड आपके पास नहीं है तो आप उसको और नहीं कर सकते। आप आप अपने काम के साथ भी चीज़ों को स्किल कर सकते हो, क्योंकि आपको पहुंचना है। आपने आप जितने मर्जी कंपनी वालों को पूछो, जो लोग काम कर रहे होंगे, अगर 1000 किसी बोलो CEO बनोगे तो वो कभी सोचा ही नहीं होगा मैं इस कंपनी का CEO बनूंगा। मोदी जी चाय बेचते तब भी सोचते होंगे प्रधानमंत्री बनूंगा तभी बने। सही बात। ये लिटरली वेरी क्लियर है। अगर आपका माइंडसेट वहाँ तक नहीं है तो आप नहीं पहुँचोगे। तो आपको एटलीस्ट अपना माइंडसेट वहाँ जहाँ जाना है वहाँ तक होना चाहिए। सो द मैनिफेस्टेशन गोल एक हमारे पास Manifestation goal। हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सो गुरजीत ने बहुत ही अच्छे डिस्कशंस में हमें बताया कि किस तरीके से यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस या रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉडकास्ट से हमारी ये डिस्कशन कभी खत्म बहुत बड़ा होने है। नहीं वाली है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं और आपको अपने बिजनेस के लिए कोई आइडियाज चाहिए या कोई आपको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, तो ही इज देयर एंड ही इज रेडी टू इन्वेस्ट। इन्होंने अपने इस पॉडकास्ट में बताया 15 से 20 लाख, ये अगर आपके पास बिजनेस प्लान है और इनको भाता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। अभी तो आपने कितना ग्रो करा है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, ही विल गो थ्रू दैट। मतलब वो आपके yeah, प्लान से जाएंगे और आपके लिए एक एंजल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें डालें, तो ही विल ऑल्सो कनेक्ट टू यू। इनका ईमेल आईडी में हम लोग मेंशन कर देंगे, यू कैन मेल इट टू हिम। और थैंक यू सो मच ऑलवेज वॉचिंग अस, गिविंग अस योर लव, सो मच ऑफ रिस्पेक्ट एवरीवेयर। थैंक यू गुरजीत जी, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। लास्ट मैसेज आपकी तरफ से आप हमारी ऑडियंस को दे दीजिए। जिंदगी में जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे उतना ज़्यादा आप अर्न करोगे। तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा रूल है कि अगर आप अपने आप को अपडेट करना बंद कर दोगे तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे, क्योंकि आज की डेट में लोग वो फ़ोन भी नहीं अपने पास रखते जो आउटडेटेड हो जाता है। जिस दिन 16 लॉन्च होता है उस दिन 15 की कीमत गिर जाती है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहो। आपकी कीमत जितनी बढ़ेगी उतना आप अर्न करोगे। थैंक यू सो मच गुरजीत जी, इट वॉज लवली टॉकिंग टू हिम। और बहुत सीखा, मुझे भी लगता है कि मैंने भी इस एपिसोड में बहुत सीखा है। एंड होप यू लाइक द शो, डू कमेंट, डू लाइक आवर एंड फॉलो हिज पेज ऑल्सो, द यूट्यूब पेज ही हैज़ हिज इंस्टाग्राम ID, वी आर मेंशनिंग इट ओवर हियर। आप इनको भी फॉलो करें, हमारे को भी फॉलो करें और अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।